For centuries, civilizations have used gemstones to help release mental, physical, and spiritual blockages. It is said that each crystal has unique properties and energies to heal different aspects of our life. Namaste and welcome to one and all to our channel Ayurveda for Beginners Learn Ayurveda। आज हम जानने वाले हैं रत्न के बारे में। जैसा कि टर्म इंडिकेट्स रत्न that is the precious stones, it includes both रत्न एंड उपरत्न। जैसा कि हमारे आयुर्वेदा टेक्स्ट में काफी बार नर का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, नर और नारी। वैसे ही रत्न वर्ड एक ब्रॉड टर्म है जो कि रत्न और उपरत्न दोनों को इंक्लूड करता है। तो आज हम बेसिकली ये जो टॉपिक है ये पेपर 1 के पार्ट बी में है और रत्न के बारे में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले वो है डेफिनेशन ऑफ रत्न, हाउ मेनी रत्न आर देयर इन टेक्स्ट, guna of Ratna, that is qualities of Ratna and doshas of Ratna. So start करते हैं हमारे पहला टॉपिक पर्याय। What are the pray of Ratna? They are also called as mani and varpashana. परिभाषा क्या है इसकी? रम्यतरम यस्मात् रमन्ते अस्मिन् तीव वा तस्मात् रत्नम इति ख्यातम शब्दशास्त्र विशारदे। बेसिकली जो अस्मिन् तीव्र जो द्रव्य अपने वर्ग के अन्य खनिजाति द्रव्यों की तुलना में अधिक सुंदर और उत्तम गुण युक्त होते हैं, बहुत ही मूल्यवान होते हैं, इसलिए शब्दशास्त्र इन्हें रत्न कहते हैं। इसकी जो श्रेष्ठता है या कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली भारत का बंधन, देह का धारण और मनुष्य का जरावस्था एवं रोगों का निवारण करती है। बेसिकली देह का धारण मीन्स बेसिकली हमारी बॉडी को एक नॉर्मली सी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है और जरावस्था बेसिकली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और रोगों का निवारण। बहुत सारे डिजीज में रत्नों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम रत्न के बारे में। कितने रत्न हमारे आयुर्वेदा टेक्स्ट रसरत्न समुच्चय में बताए गए हैं जानते हैं। 9 रत्न बताए गए हैं। माणिक्य, मुक्ताफल विद्रुमाणि, ताक्ष्यं च पुष्पं, विदुरं च नीलं, गोमेदकं च अथ विदुरकं च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्। तो नवग्रह को बेसिकली ये डिस्क्राइब करते हैं क्रम से, तो वो हम जानेंगे हम आगे की स्लाइड्स में। तो सबसे पहले है माणिक्य, फिर है मुक्ताफल, विद्रुमाणि दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रवाल, ताक्षयम, पुष्पम पुष्पराग, विदुरम यानी वज्र, नीलम, गोमेदकम गोमेद, विदुरकम वैदुर। तो ये हमारे 9 रत्न हैं। अब हम देखेंगे रत्नों का शोधन। बेसिकली जो रत्न है उसकी इम्पोर्टेंस रत्न धारण के लिए बताया है आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 5वें अध्याय मात्रा चतुर्ध्याय स्वस्थ प्रकरण में उन्होंने बताया है कि जो रत्न और आभूषण जो धारण करता है तो उसे सौभाग्य, मंगल, आयु इन सब की वृद्धि होती है, श्रीमद यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और व्यसन सुदनम दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न रहता है, शरीर में सुंदरता और ओज की वृद्धि होती है। क्योंकि हमने बोला कि इनका जो रिलेशन है वो ग्रह से है। आचार्य चरक ने जहाँ पे धारण करने के लिए बोला है इस तरीके से शोधन करते हैं। यदा ही कनक आदि नाम रत्नानाम विविध आत्मनाम धौतानाम निर्मला शुद्धि तैल चैल कचादि भी। इसमें चैल वर्ड जो है वो मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसमें बेसिकली ऐसे बताया है कि कनक आदि यानी स्वर्ण आदि जो भी रत्न है जितने भी प्रकार के उनको हम सिर्फ धोने से या फिर निर्मल मतलब शुद्ध करना, शुद्धि तैल या तो तेल लगाकर कपड़े से साफ करने से या फिर चैल कच का मतलब क्या होता है जो ब्रश होती है उससे जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ कर साफ करने से जो रत्न है वो शुद्ध हो जाता है। ये बेसिकली धारणार्थ जो हमने रत्न बताए हैं उनके लिए, जैसे कई लोग रिंग पहनते हैं, कई लोग ज्वेलरीज पहनते हैं रत्नों की, तो उसके लिए अगर हमें शोधन नॉर्मली इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो सामान्य शोधन है वो हमारे रसेंद्र चिंता में बताया गया है अध्याय 7वें कि बेसिकली क्या होता है कि हमें औषध प्रयोग के लिए रत्नों को और
उनका एक पर्टिकुलर शोधन होता है, वो हमें करना होता है। ये सामान्य शोधन है, एक सामान्य शोधन होता है और एक विशेष शोधन होता है। जो विशेष शोधन है वो हर हम एक रत्न के साथ बताने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं सामान्य शोधन की। स्वेदे दोलिकयन्त्रे जयन्त्या स्वरस्येन च मणिमुक्ताप्रवालानां याम एकई शोधनम भवेत्। मतलब कि एक पोटली होती है, उसमें हम रत्न के जो टुकड़े होते हैं, छोटे-छोटे पीसेस या फिर रत्नों को इस तरीके से हम बाँध देते हैं। और दोला यंत्र, ये दोला यंत्र है जिसमें एक मटकी है और एक ये लकड़ी है या रॉड कह सकते हैं, जिसमें एक पोटली हमने टांग रखी है। तो इस पोटली में हम रत्नों के टुकड़ों को रखते हैं, बांधते हैं और फिर ये ज्वलंती सरस, यहाँ पे हम लिक्विड पार्ट रखते हैं कोई भी, तो ये दोला यंत्र विधि होती है और नीचे से हमें उसे अग्नि देनी होती है। तो यहाँ पे हम ज्वलंती सरस रखते हैं और एक प्रहर तक, यानी इसमें बोला है ना याम एक ही, एक याम तक हमें इसको रखना होता है और स्वेदन करवाना होता है, तो ये शुद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं रत्नों के गुण की। हमने बात करी रत्नों के पर्याय की, परिभाषा की और शोधन की। अब हम बात करते हैं उनके गुण की। क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक रत्नों के लिए स्पेसिफिक होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभता। जैसा कि कोई भी चीज़ अगर हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। वैसे ही है कि दुर्लभता यानी मुश्किल से लाभ होना, है ना? तो जैसे एक रत्नमणि है वो भी बहुत ही ज़्यादा रमणीय है। हमने बोला ना रत्नों की जो परिभाषा थी वो बहुत ही सुंदर या मूल्यवान होना। तो वैसे ही एक और है रक्तमणि, वो भी बहुत सुंदर होती है, आकर्षक होती है, लेकिन वो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है और बहुत ही सस्ते होती है, जल्दी से सबको अवेलेबल हो जाती है, इसलिए उसको रत्नों की श्रेणी में नहीं माना गया है। फिर है सुंदरता। सुंदरता, रत्न पाषाण जो होते हैं वो नेत्र रंजक, मतलब नेत्र को प्रिय लगने वाले होते हैं। और इसलिए जो सौंदर्यता गुण है वो रत्न तराश के ऊपर निर्भर करता है कि वह रत्नों को किस प्रकार से काटता है। फिर है कठोरता। यदि रत्न कठोर नहीं होकर मृदु हो तो वे अधिक दिनों तक टिक नहीं सकते हैं। अतः वह सारंगता रगड़ने पर सहने की शक्ति वाला होना चाहिए। मीन्स की हार्डनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है रत्नों के लिए। जैसे कि आपको पता है डायमंड, उसकी 10 जो है हार्डनेस काउंट होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो अगर इजीली मतलब वो ब्रेक हो जाएगा तो इट विल बी नॉट ईजी टू कैरी, वो बहुत जल्दी मतलब खराब होने लगेगा। आकर्षक रंग होना चाहिए। रत्नों में एक विशेष रंग की उसकी पहचान का निश्चित मापदंड है, अतः रत्नों की पारदर्शिता एवं आकर्षक मध्यम रंग होना चाहिए। टिकाऊपन, जैसा कि मैंने बताया था कि कठोरता तो ज़्यादातर बेसिकली लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए। तो रत्न जो बेसिकली क्या होता है, जैसे धूप, जल, क्षार, है ना, अम्ल, एसिड, इन सब के संपर्क आने से भी क्या है, उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक, जैसे नॉर्मल कुछ मेटल्स वगैरह होते हैं वो लाइक पानी, हवा, इनसे रस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन रत्नों पे इन चीज़ों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके लिए बहुत ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइक कितना वो हार्ड है ना, कितनी उसकी डेंसिटी है, तो ये सब टिकाऊपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूल्यवान, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, जैसे हीरा है। रत्नों के 6 गुण थे, दुर्लभता, सुंदरता, कठोरता, आकर्षक रंग, टिकाऊपन, मूल्यवान। अब हम बात करेंगे रत्नों के दोष की। रत्नों के 5 दोष होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि रत्नों के 5 दोष बताइए, या फिर रत्नों के कितने दोष होते हैं उनके नाम लिखें। तो हमें बताना है ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता। पहले ग्रास के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ रत्न जो होते हैं उनमें क्या कुछ पर्टिकुलर, जैसे रत्न बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ उसका पार्ट जो है वो पारदर्शी ना होके अपारदर्शक या फिर काला हो तो उसे ग्रास दोष कहा जाता है। और त्रास में क्या होता है कि जैसे कुछ हर पर्टिकुलर रत्न का कोई पर्टिकुलर कलर होता है, तो उसका वो प्राकृत वर्ण ना होकर कुछ भाग में अन्य वर्ण पाया जाए तो उसे हम बोलेंगे त्रास। त्रास दोष जो होता है बेसिकली, अगर मान लो कोई रत्न हमने ऐसा धारण कर रहे हैं जिसमें त्रास है, उसमें उसका प्राकृत वर्ण नहीं है, ऑब्वियसली जो प्राकृत वर्ण है वो एक ग्रह से रिलेशन रखता है, तो वो चीज़ अगर नहीं है तो वो क्या करती है, भय उत्पादक और अशुभ मानी जाती है। तो हमें दोष युक्त रत्नों का धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बिंदु, बिंदु में क्या होता है कि जैसे रत्न में कई बार विभिन्न वर्ण के कहीं-कहीं छोटे-छोटे बिंदु या कण दिखाई देते हैं, उसे बिंदु दोष युक्त माना जाता है।
बात करते हैं रेखा दोष की। रेखा नाम से ही पता लग रहा है, बिंदु यानी छोटे-छोटे ऐसे ये जो बूँद है, इस तरीके से छोटे-छोटे बूँद डिफरेंट कलर के अगर उस रत्न पे है, तो वो बिंदु दोष में आता है। रेखा ऐसे लाइन्स बनी रहती है ना, रत्न में अकेली या परस्पर कटती हुई इस तरीके से कटती हुई जो रेखाएँ होती हैं, वो दिखाई दे तो वो रेखा देवश्रित माना जाता है। जल गर्भता, जब रत्न के मध्य शून्य या बुदबुद जैसा दिखाई दे, उसे जल गर्भता दोष माना जाता है। बेसिकली इसमें वाटर ड्रॉपलेट ऐसा लगता है कि जैसे उसमें बुदबुद यानी ड्रॉपलेट ऐसे ड्रॉप जैसी अपीयरेंस आती है, तो उसको बेसिकली जल गर्भता दोष माना जाता है। तो ये 5 दोष थे, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जल गर्भता। ये आवश्यक नहीं है कि हर अगर रत्न जो है उसमें सभी दोष विद्यमान हो। जिस रत्न में जितने अधिक दोष होते हैं वह उतना ही महत्वहीन अल्प मूल्य वाला हो जाता है। तो अगर हम ऐसे जो भी प्रतिकूल रत्न हैं उनका धारण करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकर, दोष और दुर्गुण की वृद्धि करने वाले होते हैं। इससे हम उसका बेनिफिट पा सकते हैं, वो चीज़ हम नहीं पा पाते हैं। और जितना ही वो गुणवान होता है, उतना ही वो हमारे लिए मतलब अगर ये दोष नहीं हो उसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। विष, सर्प, भावी, व्याधि भावनाओं से रक्षा होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर डर इस तरीके से होता है तो उनको कुछ रत्न धारण करने के लिए उनके पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से, ग्रह दोष के हिसाब से वो रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जाना रत्न की डेफिनेशन, कितने रत्न हमारे टेक्स्ट में डिस्क्राइब है, उनके गुण, उनके दोष और कैसे हम उनका शोधन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, put your queries in comment section, share this video among your friends and अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल Ayurveda for beginners. Learn Ayurveda. For more updates, for clear notes, you can visit our Instagram page ayurvedacharya_notes. Thank you for watching.